संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान सब सर्वोपरि है। संविधान को ले करके घूम रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बन रहे हैं। लेकिन संविधान में यह भी लिखा गया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इस देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बंधुता बढ़ाने की बात कर रही हो? आपने शायद ये भी कहा है कहीं कि उनके पिताजी सनातनी थे। हाँ, पक्के सनातनी थे। कैसे? वो हमेशा रामायण महाभारत पढ़ते थे और उसमें उनकी आस्था थी। डॉक्टर अंबेडकर उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और कितना गहरा अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर ने किया है महाभारत का। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं, चैलेंज देकर इस बात को कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का कोई ऐसा भाषण नहीं पाएंगे जिसमें महाभारत के किसी न किसी प्रसंग का जिक्र न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने से पहले मूल अधिकार लिखा जा चुका था। आजकल जब से क्लैट एग्जामिनेशन शुरू हुआ है और बहुत सारी क्लैट की तैयारी कराने के लिए कोचिंग्स आई हैं और एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ी है, तो एक लॉ की पढ़ाई के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा है। जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लॉ की बात कर रहे हैं और लॉ की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, क्लैट एग्जाम के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में LLB करते हैं, 5 ईयर का कोर्स है, या आप इंडिपेंडेंटली आप ग्रेजुएशन करने के बाद LLB कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लॉ का बड़ा स्कोप है। 302 के भी मामले में थानेदार भी जमानत मंजूर कर सकता है। आप ऑन कैमरा CRPC की धारा उपधारा 1 उपधारा 2। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लॉ के जानकार हैं, एज ए लॉयर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 29 बुक्स उन्होंने अभी तक लिखी हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया में उनको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स पर बुलाया जाता है, कीनोट स्पीकर हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल की भी स्थापना की है, द लॉजिकल इंडियन। आप उसको सर्च करें और देखें। 2,58,000 इसमें से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 1,000 से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, इंसाइट्स मिलेंगी। आपका नाम पंकज त्रिपाठी जी है जो लखनऊ में रहते हैं और आज हमारे गेस्ट हैं, और आज हम पंकज जी से कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, लॉ के संबंध में, लॉ को एज ए कैरियर कैसे बनाया जा सकता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी हमारे चैनल पे। नमस्कार। आपके बारे में पढ़ रहा था तो 29 किताबें लिखी हैं आपने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जी। अभी इतने बहुत आप यंग लगते हैं और 29 किताबें आपने लिख दी हैं। तो मेरा जो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जी, आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी एक वर्ड है जो कि इंडिया में उतनी नहीं है। हमारी लिटरेसी 77% है, 80% है फीमेल लिटरेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इतना टफ है या क्लिष्ट है या टेक्निकल भाषा इसलिए या बोरिंग है? मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर किसी को जानना हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कैसे, मतलब अच्छे सरल भाषा में इसको पढ़ा जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपका यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि अक्षरों का ज्ञान तो इस देश में बहुत तेज़ी से एक बड़ी आबादी को मिला है। देश आज़ाद हुआ, बहुत कम लिटरेसी रेट था और बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने प्रगति की है। सूचना क्रांति आई, सब लोग मोबाइल चलाना, बनाना, इंग्लिश में टाइप करना लिखना जान गए हैं। लेकिन जो मैं समाज में सच्चाई देख रहा हूँ, संविधान को लेकर लिटरेसी तो छोड़िए, इलिटरेसी भी छोड़िए, मिस लिटरेसी बढ़ी है। अच्छा। इसके बारे में लोगों को इतना गलत सूचनाएं दे दी गई हैं कि अब जब मैं संविधान की जानकारी देता हूँ तो जो मेरे सामने श्रोता होता है, जो अध्येता होता है, जो जानकारी लेना चाहता है, उसके मन में सिर्फ यही होता है कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे हम किसी दूसरी जात या दूसरे वर्ग से ऊपर निकल जाएंगे। यानी संविधान का पूरा प्रयोग पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए कर दिया गया और ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो क्योंकि मैं इंटर तक साइंस से रहा हूँ और उसके बाद मैं आर्ट्स में गया, पॉलिटिकल साइंस के हमारे एक टीचर BA फर्स्ट ईयर में एक वाक्य कहे थे, वह आज मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो हमारे लिए कोरी स्लेट है।
जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो धुंधली स्लेट हैं, उनके दिमाग पर कुछ लिखकर मिटाया गया है, हम कुछ उस पर लिखेंगे, इसके पहले हमें उसको पहले साफ करना पड़ेगा, फिर लिखना होगा। जबकि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो नहीं जानते हैं, सिविक्स शायद नहीं पढ़े हैं, तो हम जो लिखेंगे वही उन पर लिखा जाएगा। ठीक यही समस्या संविधान की जानकारी देते समय मुझे आ रही है कि नेताओं ने चुनावी भाषणों के जरिए वोट बैंक बनाने के लिए संविधान के बारे में इतना मिसकम्युनिकेशन दे दिया है समाज में कि उसको पहले आपको दूर करना है, तब संविधान की बात वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कोई पॉलिटिकल संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान सब सर्वोपरि है जी, संविधान को ले करके घूम रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बन रहे हैं जी। मेरे भी बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने आर्टिकल हैं, दे आर जीरो। कितने शेड्यूल्स हैं, दे आर जीरो। कितने सेंट्रल लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, नो। और आम जनता की तो छोड़िए, जो लोग संविधान की दुहाई दे के चुनाव लड़ते हैं और संविधान के रास्ते से एक वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं, मतलब वो भी दे आर, तो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है, हमें तो नहीं लगता इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये इतना टिपिकल है इसको पढ़ना? क्या आर्टिकल्स, कुछ लोगों ने बोला बड़ा टिपिकल है। नहीं, जब हम उसके मूल तत्व को समझ लेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मूल तत्व यह है कि जैसे इस समय संविधान के साथ साथ एक सामाजिक न्याय का नारा भी लगता है, और सामाजिक न्याय का नारा लगाने वाले समाज में यही सूचना देते हैं कि यह न्याय किसी अन्य वर्ग या जाति के खिलाफ है, और यह न्याय जो किसी अन्य जाति या वर्ग के खिलाफ है, वह जब मिल जाएगा तो संविधान का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन वह या तो जानते नहीं, और क्योंकि इस अभियान में कई प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि जानते नहीं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि फिर वो गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सामाजिक न्याय लिखा है प्रस्तावना में भारत के संविधान की, वहां अंत में जाकर के संविधान का सबसे बड़ा लक्ष्य लिखा हुआ है। उस लक्ष्य का एकमात्र उपाय जो लिखा हुआ है, यदि ये लोग सामाजिक न्याय के उद्देश्य के साथ उस उपाय को जोड़ देते, तो संविधान के बारे में जो मिसकम्युनिकेशन फैल रही है, जो गलतफहमी फैल रही, वो नहीं फैलती। वह क्या है? संविधान में लिखा गया 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन संविधान में यह भी लिखा गया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इस देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बंधुता बढ़ाने की बात कर रही हो? और अगर हम न्याय पाएं लेकिन बंधुता को ही तोड़ दें, तो संविधान निर्माताओं ने जो प्रस्तावना लिखी है उसके अनुसार यह देश तो फिर खंडित हो जाएगा। सामाजिक न्याय हो जाने पर भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राष्ट्र की एकता अखंडता को स्थापित करने का एक ही फार्मूला है, एक ही सूत्र है, एक ही माध्यम है, वह है बंधुता। अच्छा, और एक बात, हम न्याय लेकर पाएंगे क्या? व्यक्ति की गरिमा। सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा एक दूसरे के पर्याय हैं, अगर जरा देखा जाए तो सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा, समाज में क्या है? किसी वर्ग या जात के व्यक्ति की गरिमा कम है, किसी पेशे की गरिमा कम है, किसी पेशे की गरिमा ज्यादा है। यही तो अन्याय है ना, सामाजिक अन्याय तो इसी को कहेंगे। तो जहां सामाजिक न्याय लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि बंधुता बढ़ाने से व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाएगी। अच्छा, किसी को लेकिन ये सामाजिक न्याय स्थापित करते समय यदि बंधुता को तार करने का रास्ता चुन रहे हैं, तो इससे संविधान के बारे में गलत सूचना दे रहे हैं कि अच्छा, किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हो सिंपल भाषा में, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय कि ये चीज़ें समझने से या पढ़ लेने से एक हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, संविधान में हमारे क्या क्या लिखा है? देखिए, संविधान को समझने के लिए पहले तो एक कल्पना करनी पड़ेगी कि संविधान एक ऐसे शासन तंत्र की स्थापना करता है जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बना है और लोगों का उस पर नियंत्रण है। तो लोगों के लिए है, यानी संविधान में जो मूल अधिकार हैं,
जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको पढ़ेंगे कि लोगों को क्या मिलना चाहिए राज्य की ओर से, तो यह समझ में आएगा। लोगों के द्वारा बना है तो लोगों के ही द्वारा बने, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि चुनाव होते हैं, चुनाव से सारे जगह सरकार बनती है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र में चलेंगे तो शहरी क्षेत्रों में चलेंगे तो टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निकाय के साथ फिर राज्य और प्रदेश आता है जी। इन चुनावों में लोग भाग लेते हैं, ये जान ही रहे हैं, तो लोगों की भूमिका है। लेकिन जो तीसरा इसका एक कारक है, जो तीसरा इसमें उपाय है कि यह राज्य की यह जो तंत्र हो वो उस पर पब्लिक का नियंत्रण बना रहे, इसको लोग लेकर के अभी न तो सतर्क हैं और न समझ पा रहे हैं। इसको भी जब लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग पर इस समय चर्चा हो रही है, निर्वाचन आयोग अगर सही हो जाएगा तो क्या करेगा, जनता के जरिए जो चुने जाएंगे वही बैठेंगे सरकार में। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस पार्टी को जनता ने चुना वही पार्टी दो फाड़ हो गई और सरकार गिर गई। यानी निर्वाचन सही हो जाने पर भी जो चुने गए वो वही कार्य करें जिसके लिए चुने गए थे, जरूरी नहीं है। यानी चुन लिए जाने के बाद भी उन पर नियंत्रण का बने रहना जरूरी है। नियंत्रणकारी उपाय के रूप में एक तो बोलने की आजादी है प्रेस के तौर पर, जो हम आप सवाल पूछते हैं, दूसरा विपक्ष है, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है, चौथा कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और कुछ जगह नियंत्रण भी है सरकारों पर कि चाहे सरकार कितनी भी ताकतवर रहेगी, लोक सेवा आयोग के जरिए ही परीक्षा में भर्ती होगी। लेकिन आजकल तो विपक्षी इस पर भी आरोप लगाने लगते हैं कि साहब न्यायपालिका भी सरकार ने कैप्चर कर ली है, चुनाव भी कैप्चर कर लिया, हर चीज़ पर, कैग पर भी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर भी कैप्चर होने का आरोप सरकार पर लगता रहता है हमेशा। विपक्ष ठीक है, वो राजनीति है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है जी, पर उस पर भी आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं तो हमें एक डेडलाइन खींचनी पड़ेगी कि नहीं साहब, इस पर हम, ये इम्पार्शियल है और इस पर हम बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, इसमें देखिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, खासकर जब मिसेस गांधी की सरकार थी, तब भी यह आरोप लगता था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी। और आप जानते हैं कि इस देश में जो मुकदमों की पेंडेंसी है उनमें सर्वाधिक मुकदमे सरकारों के खिलाफ हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ हैं। तो इसका मतलब है कि लोग बनाम सरकार का ही मुकदमा चलता है। और जब एक तरफ लोग हैं एक तरफ सरकार है तो दोनों ही न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो सरकार में जो कोई भी बैठेगा उन मुकदमों की पैरवी तो वही करेगा। इस तरह से एक सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो जो कोई भी सरकार में रहेगा वो न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब न्यायपालिका पर सरकार के दबाव की बात करते समय हम जाति और धर्म के एंगल को खोज लेते हैं, जजों के जाति और जजों के धर्म के आधार पर मूल्यांकन करने लग रहे हैं, तब यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति की तरफ ले जा रहा है। मैं फिर वहीं चलूंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि संविधान निर्माताओं ने सभी तरह के न्याय के बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए उसकी स्थापना का एक ही उपाय माना, बंधुता। विचार भिन्नता का स्वागत है लेकिन बंधुता का वह विकल्प नहीं है। यानी यदि कोई सरकार में बैठकर न्यायपालिका पर कब्जा कर रहा है तो यह स्वाभाविक है, यह माना गया था, इसी के प्रतिबंध के उपाय अपनाए गए हैं। लेकिन सरकार की आलोचना करने में जब जज के जाति पर बात होगी, उसके धर्म पर बात होगी, उसके टाइटल पर बात होगी, तो यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति पैदा हो रही है और यह समाज में बंधुता को तोड़ेगी। इस तरह से होगा क्या कि सरकार में जो बैठा है, चाहे वह दबाव बनाया हो या न बनाया हो, जो कोई उस निर्णय से असंतुष्ट होगा वो फौरन यह लांछन या आरोप लगा देगा। अच्छा, संविधान का निर्माण किसने, आज ये बड़ा बहस चलती है और जब भी संविधान निर्माण की बात होती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही नाम सामने आता है और उनके जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि भाई संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया। संविधान सभा बनी, उसमें हर प्रांत से लोग चुन के आए और संविधान ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति के बनाने का कार्य है। लेकिन एक नैरेटिव आजकल सेट हो रहा है कि जब भी संविधान की बात आती है तो एक वर्ग ने अपने आप को संविधान का क्रिएटर, अपने आप को संविधान का धोतक, अपने आप को संविधान का कंजर्वेटर मान लिया है। तो आपने भी कुछ वीडियो बनाए हैं इस पर कि संविधान निर्माता कौन थे, तो कौन थे संविधान निर्माता, किसने संविधान का निर्माण किया आपके हिसाब से? संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है जी, हम भारत के लोगों ने किया है। वह आवाज़ हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ तक गई थी और वह हम सबकी सामूहिक चेतना के व्यक्ति थी जो संविधान का निर्माण हुआ था।
जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर और संविधान को लेकर के एक ऐसा तथ्य सबके सामने रखेंगे जो अब तक कभी मैंने अपने चैनल पर भी नहीं रखा है। हमारा संविधान सेकुलर है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी जो गोलमेज सम्मेलन में गए हैं और जिसके जरिए जो अछूत वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा करवाने में वो सफल हुए हैं, उस घोषणा का नाम क्या है? उस घोषणा का नाम है कम्युनल डिक्लेरेशन। अच्छा, कम्युनल डिक्लेरेशन, रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल डिक्लेरेशन। ओके। और उसी को डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अपनी सफलता का सबसे बड़ा एक मापमान मानते हैं। उसका विरोध करने पर गांधी जी के खिलाफ वो खड़े होते हैं और बाद में खैर वो गांधी जी के लिए मान जाते हैं, पूना पैक्ट होता है। तो संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है इसका पंथ निरपेक्ष होना। जबकि जिस उपलब्धि को डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और जिसके खिलाफ गांधी जी के अनशन कर देने पर, उसके थोड़े सीमित हो जाने पर वह अंतिम समय तक क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं, बाद में संविधान सभा में भी उसको फिर से लागू करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों को एक मिनट चल रहा हूं। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो जो लोग भी उस कम्युनल योजना के साथ थे वह सेकुलर संविधान के समर्थक में कैसे आगे होंगे? जाहिर सी बात है, समाज का दबाव था। कौन व्यक्ति क्या कह रहा था, संविधान सभा में क्या कहा, वह एक अलग बात है। लोगों पर समाज का जो दबाव पड़ा, उस तरह का यह संविधान बना। अब रह गई बात कि लोग उनको ही मानते हैं कि बाकी लोग भी वे संविधान निर्माता हैं। इसके अगर औपचारिक प्रक्रिया पर चले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में शुरू में जब आते हैं तो एक सामान्य सदस्य के तौर पर आते हैं बंगाल से, और बाद में वो महाराष्ट्र से चुनाव जीतते हैं, वहाँ से आते हैं। उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आता है। लेकिन जिस कार्य को उनके जिस कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वह है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्य। ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम संविधान सभा में है टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और यह नाम कहां मिलेगा? 29 अगस्त 1947 की संविधान सभा की डिबेट को गूगल करके कोई पढ़ ले, तीसरे पेज पर यह नाम लिखा हुआ है, टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अ कमेटी टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू गिव सजेशन। ये उसका नाम है। बाद में उसको छोटे में बोलने में लोग बाद में उसको लोग छोटे में बोलने में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलने लगे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के नाते यह मान लिया गया कि यही सब कुछ कर रहे थे। अब ये इनके साथ कैसे फिट हो गया? चुनावी लाभ के लिए इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया कि सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज, सदा से अछूतों को अछूत बनाकर रखा है। जबकि जब मैं डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स पढ़ रहा हूं तो अछूत समाज के अछूत होने का अलग ही कारण निकल कर आ रहा है। और ब्राह्मण समाज भी मान लिया कि शायद हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे, वो बोलने लायक नहीं रहा, अध्ययन करता नहीं है कोई। उस समाज को समझा दिया गया कि बाबा साहब आए तभी लिखने पढ़ने का मौका मिला, और इस तरह से बैठा दिया गया कि बाबा साहब ही थे जो ये सब लिखवाना चाह रहे थे, अन्य लोग तो लिखना ही नहीं चाह रहे थे। जबकि सच्चाई बताएं संतोष जी, थोड़ा सा समय इस पर चाहेंगे आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने से पहले मूल अधिकार लिखा जा चुका था। अच्छा। और मूल अधिकार की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। आम जनता खासकर जो चुनाव में भाषणों से प्रभावित होती है, वो संविधान के जितनी बातों से प्रभावित होती है, वह सारी बातें मूल अधिकार में लिखी हैं। और वह मूल अधिकार तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया था। उस मूल अधिकार का उल्लेख उससे पहले की कई प्रस्तावों में किया गया है, कांग्रेस के तमाम अधिवेशनों में। वो मूल अधिकार वही है जिसके लिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो यह एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। कोई भी जाकर के संविधान सभा की डिबेट देख ले, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, ये 4 दिन का डिबेट 1947 का। ध्यान देना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी
की स्थापना 29 अगस्त सन 47 को होगी, जी। उसके पहले ही फंडामेंटल राइट पर डिबेट पूरी हो गई है। और फंडामेंटल राइट में एक अमेंडमेंट करवाना चाह रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अपने एक मित्र एस नागप्पा के जरिए वो करवाना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इसका विरोध हो जाएगा, और उसका भयानक विरोध हुआ। उनके उस प्रस्तावित संशोधन का विरोध करने वाले सबसे प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर एस जे खांडेकर, श्री एस जे खांडेकर, महार जाति के, मध्य प्रदेश से आने वाले। दूसरी उनकी विरोधी थी श्रीमती दक्षिणायन वेलू, मद्रास राज्य की दलित महिला, जो विभाजन से पहले कहती हैं कि सिंध के मुसलमानों का, सिंध के दलितों का प्रतिनिधि मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं भले दक्षिण भारत से हूं तो क्या हुआ, बनाइए अगर वहां से कोई नहीं आ पा रहा है तो। इतनी एकता। तो यह एक नरेशन बिल्ड किया गया, और इससे इस देश में एक नुकसान हो रहा है। नुकसान यह हो रहा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति को जाति के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर, उसी पंथ के लोगों का नायक बनाकर और शेष लोगों से उसको लड़ता हुआ दिखाकर स्थापित करेंगे, तो संविधान में जो बंधुता लिखी है वो कमजोर पड़ जाएगी, और बिना बंधुता के संविधान चल ही नहीं पाएगा। तो इससे दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो जिन लोगों ने, मैं जैसे पढ़ रहा था कि 25 नवंबर 1947 का एक कोट है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, कि जो व्यक्ति पूजा है ये आपको डिग्रेडेशन की तरफ ले जाती है। जी। और उन्होंने संविधान सभा में ये बोला है, कोट है, कोई एक ब्रिटिशर हैं, कर्नल, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनको कोट करते हुए स्पेशली उन्होंने बोला है कि धर्म में तो आप एक पूजा कर सकते, धार्मिक होने का अर्थ है एक अलग सिस्टम है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जिस दिन व्यक्ति पूजा शुरू हो जाएगी उस दिन इसका पतन हो जाएगा। और आजकल वही हो रहा है कि उन्हीं के उनको फॉलोअर है या उनको मानने वाले लोग हैं, वो इतना हाइप बिल्ड हो रहा है इस चीज़ का। आपको लगता है? जी, मैं जब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि आज के जो अंबेडकरवादी हैं ये डॉक्टर अंबेडकर को बिल्कुल समझते ही नहीं है। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अगर कोई ठीक विपरीत आचरण कर रहा है, बात कर रहा है, तो वे अंबेडकरवादी। आप डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय का हिंदी भाग 40 देखिए, उसके पृष्ठ संख्या 407 से एक अध्याय शुरू होता है। वाङ्मय भाग 40, हिंदी मीडियम की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा जी। और उसमें वह लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने बचपन से ही मुझे रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए दबाव डाला। वो शब्द दबाव डाला लगाते हैं। आपने शायद ये भी कहा है कहीं कि उनके पिताजी सनातनी थे। हाँ, वो पक्के सनातनी थे। कैसे? वो हमेशा रामायण महाभारत पढ़ते थे। अच्छा। और उसमें उनकी आस्था थी। इसी नाते वे अपने बच्चों को भी रामायण महाभारत पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ हम डॉक्टर अंबेडकर की विशेषता पर आ रहे हैं। हम सनातनी हैं नहीं हैं वह एक अलग विषय है, लेकिन जब हम डॉक्टर अंबेडकर को मान रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को ही मान रहे हैं या किसी और को मान ले रहे हैं, ये ध्यान चर्चा का विषय हमारे है। जो डॉक्टर अंबेडकर अपने पिताजी के द्वारा उनको भक्ति के लिए दी गई किताबों को पढ़ते समय भी भक्ति भाव में नहीं आते हैं, तर्कवादिता को ऊपर रखते हैं। हो सकता है कि हम जब धर्म के हो सकता है कि जब मैं धर्म के मानने वाले के तौर पर देखूं तो उनको मैं गलत पाऊं, लेकिन जब मैं डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर की निगाह से देखूंगा तब वो क्या निकलेंगे, मैं तो वही मूल्यांकन करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और कितना गहरा अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर ने किया है महाभारत का। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं, चैलेंज देकर इस बात को कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का कोई ऐसा भाषण नहीं पाएंगे जिसमें महाभारत के किसी न किसी प्रसंग का जिक्र न हो। अच्छा। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वह स्वाभिमानी बनने के लिए अपनी तुलना द्रोणाचार्य से करते हैं। अच्छा। हाँ। और अपने समाज को पांडव घोषित करते हैं, कांग्रेस को कौरव कहते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि वो कहते हैं कि यह संख्या में अधिक है तो क्या हुआ। इस वीडियो को जरूर आप लोग देखें, सर का जो चैनल है द लॉजिकल इंडियन, बहुत अच्छा चैनल है। हाँ। तो वो इतने खुले दिमाग के हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि वो जब धर्म की किताबें पढ़ रहे हैं तो उसको भक्ति भाव से आंख बंद करके नहीं पढ़ रहे हैं, वो उसको आंख खोल कर पढ़ रहे हैं। और हिंदू धर्म की बात अगर मैं करूं, सनातन धर्म की बात मैं करूं, तो मैं खुद ही न जाने कितनी बार नास्तिक हुआ आस्तिक हुआ। हमारा धर्म में आजादी देता है, हम नास्तिक होकर भी हिंदू धर्म में है, आस्तिक होकर भी है।
ये हमें इतनी स्वतंत्रता देता है, तो इसका हमें प्रयोग करके अपने मस्तिष्क को विकसित करना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर अंबेडकर के जो तर्क क्षमता का विकास हुआ है, मेरी समझ से उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो बाल्यावस्था में उनको धर्म की किताबें दी गई पढ़ने को, और उसको जो समाज के सापेक्ष मिलाकर पढ़ रहे थे, उससे वे तर्क निकालते थे और उन तर्कों से ही उनका मस्तिष्क विकसित हुआ है। तो जब वह भगवान राम में आलोचना निकाल लेते हैं, भगवान कृष्ण की आलोचना करते हैं, हो सकता है उनकी आलोचनाओं से बहुत सारे लोग सहमत न हो, मैं भी उनकी बहुत सारी आलोचनाओं से सहमत नहीं हूं। मैं एक ऐसी आलोचना उन्होंने की है, उसका मैं दृष्टांत भी दे सकता हूं अभी इसी आपके पॉडकास्ट में, कि शायद वो गहराई से वहां तक नहीं समझ पाए डॉक्टर अंबेडकर। ठीक ठीक। लेकिन यहां तक कि जब वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने जाते हैं, तो उसके पहले बौद्ध धर्म की एक कमी खोजते हैं और लिखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के धर्म में यह त्रुटि है, इसलिए मैं अपनी किताब लिखकर मेरे धर्म में इसको मैं दूर करके तब स्वीकार कर रहा हूं। इसे हम अतिवादिता कह सकते हैं, लेकिन अंबेडकर वादिता तो यही है ना। तो जो अंबेडकर, उन्होंने शायद बोला था बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या था वो जी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन संघम शरणम गच्छामि बोलने से मना कर दिया था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर अपने समय से पहले की स्थापित सभी मान्यताओं का बेझिझक बिना लाग लपेट के विरोध करने का साहस करते हैं, उन्हीं के मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर की जो मान्यताएं हैं उन पर सवाल होने पर लोगों को चुप करा रहे हैं, यह अंबेडकर वादिता के खिलाफ है। अब जैसे मैं भी देखता हूं कि आजकल जो पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितना लर्नेड पर्सन बहुत कम मिलते हैं आज के समय, और उनके इतने नैरेटिव्स हैं, इतनी स्टडी है, उनकी इतनी राइटिंग्स हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, आज उस पर हम बात करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, बहुत सी चीज़ें सही भी पाते हैं, गलत भी पाते हैं। भगवान राम का भी मूल्यांकन हुआ है कि भाई क्या सही क्या क्या गलत किया। कोई भी व्यक्ति का जो मूल्यांकन करना उसका अपमान करना नहीं होता। लेकिन आज के समय में जो पॉलिटिकल मिल्यू या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा बना है, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सपोर्टर भी हैं, उनको मानने वाले भी हैं, उनका विरोध करने वाले भी हैं, उनके नैरेटिव्स का, उनकी थिंकिंग का, उनकी फिलॉसफी का वो भी विरोध भी करने वाले हैं। पटेल साहब हो या कोई भी हमारे लीडर रहे, उनका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इतना सेंसिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है इस समय पॉलिटिकली कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आप कोई चर्चा भी करते हो या डिस्कशन भी करते हो, तो एकदम से मतलब ही हैज़ बिकम ए सीक्रेट काउ, यू थिंक लाइक दैट कि मतलब यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट। संतोष जी, मैं सच कहूं तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे तार्किक व्यक्ति को अगर खत्म कर देना है तो उनकी आलोचना बंद करवाकर खत्म किया जा सकता है। सही, ट्रू। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना नहीं करेंगे तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो कही गई बातें, जो उनके सोचने की क्षमता है, वह निखर कर समाज में आएगी ही नहीं। अच्छा, दो चीज बताइए। एक, आपको जो डॉक्टर अंबेडकर की सबसे अच्छी बात लगती है और जिस बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं है, दो बताइए। जी, मैं इसको इस रूप में कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वह है उनका स्वाभिमान। वो वायसराय को भी पत्र लिखते हैं तो इतने अधिकार पूर्वक लिखते हैं। ठीक है कि वायसराय के काउंसिल में वो थे, ठीक है कि हम कह सकते हैं कि जिस समय, इस बात को जो अंबेडकर विरोधी हैं वो कहते भी हैं कि वो तो वायसराय की काउंसिल में थे, हाँ, जब देश आजाद हुआ तो। बिल्कुल, अंबेडकर विरोधी कहते हैं, मैं भी उनके विरोध में यह कहता हूं, वह एक अलग पहलू है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही जब सवाल करते हैं, चाहे किसी से करें, चाहे महात्मा गांधी से कर रहे हो जो इतने बड़े नेता थे, या अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हो, या मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं, वे बहुत ही दृढ़ता से अपनी बात रखते थे। उनके अंदर कहीं भी अपनी बात रखने में कोई झिझक नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि मेरी निगाह से, ये मैं अपना मूल्यांकन उनकी ओर से बता रहा हूं कि मेरी निगाह में वो बहुत जगह जो बात कह रहे हैं वो जब बाद के परिस्थितियां आती हैं तो गलत साबित हो रही हैं, लेकिन जिस समय वो कह रहे हैं वो पूरा दृढ़ता से, स्वाभिमान के साथ कहते हैं। उनकी बात करने का ये तरीका है। और जो आपको पसंद नहीं है नेगेटिव? अभी इसमें एक बात थोड़ी सी बाकी है। मैं चाहूंगा कि 1926-27 में जब वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, तब जब वो सरकार से सवाल करते हैं, यदि उन सवालों को कोई पढ़े तो समझ जाएगा कि कितनी
हिम्मत से वे सवाल करते थे। यानी इस रूप में वे रामकृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी, इन लोगों के वो अनुयायी दिखाई देते हैं। इन लोगों के मतलब अगली पीढ़ी का एक नायक और नेता दिखाई देते हैं। उनका जो सबसे गलत निर्णय मुझे लगता है, यद्यपि वह एक मनुष्य हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, मूल अधिकार के अनुसार हम किसी भी धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जा सकते हैं, लेकिन जिस कारण को बताते हुए वे हिंदू धर्म को छोड़ते हैं, तथ्यात्मक रूप से वह कारण भी गलत है। और उस तथ्य को जानने के बाद भी वह धर्म जब छोड़ते हैं तो उससे यह साबित हो जाता है कि वह एक तरह से कहीं ना कहीं यह स्वीकार कर लिए हैं कि वह इस धर्म को या इस समाज को इस बुराई से मुक्त नहीं कर पाएंगे। ओके। यानी एक तरह से जो व्यक्ति हर जगह जीत रहा था, हाँ, वहां पर वो एक जगह मैदान छोड़कर भाग गया। शेष वो कोई धर्म स्वीकार करे, मैं एक मनुष्य के नाते उनकी निजता का, उनकी आस्था का आदर करता हूं, लेकिन उसका जो कारण उन्होंने बताया कि यह सुधर नहीं सकता, यह गलत है। आजकल एक और डिस्कशन है, बहस है, मनुस्मृति बनाम संविधान जी, कि मनुस्मृति ही भारतीय समाज में जाति को बढ़ाने का कार्य किया है। जो लोग इसके विरोध में है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो एक वर्ग से आते हैं, तो उनका कहना है कि मनुस्मृति को जलाना है और संविधान को बचाना है। कैसे आप इसको, दोनों चीज़ों को, क्या कोई कोरिलेशन है या मनुस्मृति की वजह से, यहाँ क्या, हाउ डू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज़ योर इनसाइट? जी देखिए, मनुस्मृति पर मुख्यतः दो आरोप है। एक आरोप महिलाओं की दुर्दशा को स्थापित करने को लेकर है कि मनुस्मृति में जो महिलाओं को दोयम दर्जे का दिखा दिया गया, यद्यपि मनुस्मृति में ही वह श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यस, लेकिन फिर उसके बाद यह कह दिया गया है कि महिला के चरित्र पर कभी भरोसा मत करिए, हमेशा उसको किसी न किसी के साथ भेजिए। तो इसको लेकर के कहा जा सकता है कि मनुस्मृति महिला की स्थिति को दोयम कर देती है। लेकिन अगर तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह तो प्राकृतिक कारण पर आधारित है। पुरुष स्त्री अगर दोनों खुले में घूमेंगे तो गर्भ धारण तो स्त्री करेगी, तो और स्त्री के साथ जबरदस्ती करने पर भी गर्भ धारण होगा। इन प्राकृतिक कारणों को ध्यान दिए बिना यह बात सोची जा रही है, तो संभव है कि उस समय अनचाहा गर्भ को निवारित करने के लिए यह उपाय अपनाया गया हो, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता उपाय उस समय पर। एक बात, लेकिन फिर भी मैं मनुस्मृति को इस आरोप के अधीन रखता हूं। लेकिन मनुस्मृति जलाने की घटना डॉक्टर अंबेडकर हाँ वर्ष 1927 में अंजाम देते हैं, 1927 में। और महिलाओं के खिलाफ होने वाली, चलने वाली सबसे कठोर बर्बर परंपरा का नाम क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा, संतोष जी, 1829 में प्रतिबंधित हो गई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से यह प्रतिबंधित हुई। समाज ने भी सहयोग किया, एक वर्ग हमेशा सुधार का विरोध करेगा। राममोहन राय को इसका वो दिया जाए। जी। क्या राजा राममोहन राय ने मनुस्मृति को जलाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1927 में जो मनुस्मृति जला रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनसे 70-71 साल पहले 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिया। आज भी हमारे समाज में विधवाएं विवाह नहीं कर पा रही हैं, आज भी समाज में स्वीकारोक्ति नहीं हो पा रही है। उस जमाने में उन्होंने लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर के विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित करवा दिया। क्या उन्होंने मनुस्मृति जलाई? इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इसका यह मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति मत जलाओ, उसको बचा कर रखो, बल्कि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि किसी किताब को जला देने से सुधार नहीं होता। यूरोप में अंध युग चलता था। यह ल्यूएन हॉक जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक है जी, एक बार डिस्कवरी चैनल पर उनके बारे में आ रहा था, तो कि वो सभी तरल पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे। सलाइवा में किस तरह का, सलाइवा की संरचना कैसी है, खून की संरचना कैसी है। ऐसे में वो ह्यूमन बीइंग के सीमन को देखना चाहते थे। अच्छा। अब जो प्रोग्राम आया उसके मुताबिक, मैंने कोई इसका विशेष अध्ययन नहीं किया, जिस समय ल्यूएन हॉक
यह प्रयोग कर रहे थे, उस समय के अनुसार यूरोप में प्रतिबंध था कि सीमन बाहर कहीं नहीं होना चाहिए, तो कैसे प्रयोग करेंगे? और प्राणदंड था। कितनी कठोर ये प्रथा, परंपरा या मान्यता रही होगी। और वही यूरोप आज खुलेपन का एक प्रतीक बन गया है। बाद में ल्यूवेनहॉक के उस प्रयोग से एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया कि लोग जो पहले ये मानते थे कि नपुंसकता के कि बांझपन के लिए केवल स्त्री जिम्मेदार है, वहीं से धारणा बदल गई कि नहीं, पुरुष की वजह से भी बांझपन हो सकता है। और इस तरह से स्त्रियों पर लगने वाला स्टिग्मा खत्म हो गया। ल्यूवेनहॉक के उस कार्य ने इतना बड़ा एक बदलाव किया। लेकिन यूरोप में तो उस तरह के जांच को प्रतिबंधित किया गया था। अब उस तरह की जांच अगर वो नहीं करते तो समाज नहीं बदलता, और समाज बदलने के लिए अगर पहले बाइबल जलाते तो कार्य नहीं कर पाते। बाइबल जहां की तहां पड़ी हुई है। यूरोप पूरा बदल गया। मनुस्मृति 1927 में जलाई गई, आज भी मनुस्मृति गांवों में चल रही है। आज भी मनुस्मृति लोगों के दिमाग में चल रही है जिनको पता भी नहीं है। और जलाने जाने से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जहां से मनुस्मृति समाप्त हो चुकी थी। यानी किताब का जलाया जाना कोई उसका उपाय है ही नहीं, बल्कि वो एक विवाद पैदा करने जैसी चीज। तो जलाने के पीछे मेजर ये रीजन रहता है कि जाति व्यवस्था को जो जन्म दिया है, जाति व्यवस्था का जो क्रिएशन है या ओरिजिन है, वो मनुस्मृति से है। जी, ऐसा है नहीं? अब हम इस पर भी चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने वांग्मय में लिखते हैं कि महार कौन, अपनी जात के बारे में लिखते हैं। महार कौन, कहां से आए? और वे लिखते हैं कि हमने मनुस्मृति जब पढ़ी तो इसमें जितनी जातियों का उल्लेख, उसमें महार जाति है ही नहीं जी। यहां तक कि जहां महार जाति रहती है वहां 3 अछूत जातियां रहती हैं उनके मुताबिक। अच्छा, कुछ 35 कितनी जातियां हैं? 33 34 जातियों का केवल उल्लेख है। वो भी शायद अभी पूरी तरह से अब एग्जिस्ट भी नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर खुद यह लिख रहे हैं। हाँ, मैं कहूंगा तो मेरी बात होगी, और इस देश में लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के वांग्मय में उन्होंने मनुस्मृति में जितनी जातियों का उल्लेख है उन सबका पूरा एक वर्गीकरण बनाया, एक टेबल बनाया है। और उसमें वो लिखते हैं कि हम चाहे पुराने किताबों को पढ़े, वे तो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे जी, बौद्ध साहित्य को पढ़े, वैदिक साहित्य को पढ़े, तो वे कहते हैं कि इनमें तो बहुत सारी ऐसी जातियों का नाम लिखा हुआ है जो नाम न तो आज एग्जिस्ट कर रहा है, न पुरानी किसी किताब में दिख रहा है, और वे सारे नाम हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसी जातियों का कहीं नाम ही नहीं है जो जातियां उनके समय पर भी हैं और जिनका नाम बौद्ध साहित्य में भी है और वैदिक साहित्य में भी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुस्मृति जाति को बनाती नहीं है, बल्कि मनुस्मृति में अपने हिसाब से जो उनको दिखा, उस समय जिस जाति का जो रूप दिखा, उसकी एक कल्पना शायद की हो कि यह शायद ऐसे पैदा हो गई हो, और उन्होंने लिख दिया। जैसे निषाद जाति, आज की मलाह जाति का मैं उदाहरण दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे जाति का उदाहरण देते हैं कि उसमें बताया गया है कि इस वर्ण की पुरुष और इस वर्ण की महिला से संयोग हुआ तो यह निषाद जाति पैदा हुई। निषाद जाति का बहुत बार उल्लेख है। डॉक्टर अंबेडकर सवाल करते हैं, और यह सवाल कोई भी तार्किक व्यक्ति करेगा कि अगर 2 वर्णों में परस्पर विवाह प्रतिबंधित था तो प्रतिबंध के बाद कितने विवाह हो पाए होंगे, इक्के दुक्के? आज इतने खुलेपन पर भी कितने अंतरजातीय विवाह हो पाए हैं? क्या इतने एक वर्ण ने दूसरे वर्ण के लोगों से शादी विवाह कर लिया कि एक पूरी जात के समाज, एक पूरी जात पैदा हो गई? यह संभव है या नहीं है? तो फिर मैं महार जात पर आता हूं। डॉक्टर अंबेडकर यह पाते हैं कि महार जात का उल्लेख न तो बौद्ध साहित्य में है न मनुस्मृति में है, और महार जाति है तो महार जाति कहां से आ गई? तो यह कहना कि मनुस्मृति ने जाति बनाई, यह मनुस्मृति का अध्ययन न करना और समाज का अध्ययन न करने का परिणाम है। सच्ची बात यह है कि बहुत हद तक अगर हम कहें तो मनुस्मृति में जातियों का उल्लेख किया गया है, न कि उनका निर्माण किया गया है। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण भी दे रहा हूं आपको। एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है गढ़िया लोहार। गढ़िया मतलब गाड़ी, कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, और लोहार का मतलब जो लोहे का काम कर रहा है।
कोई भी गूगल करके इस जाति के बारे में पता कर सकता है। तो उस जाति की उत्पत्ति कैसे हो रही है? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हो रही है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप की सेना भागती है, बिखरती है, तो उसमें से एक टुकड़ी जो तलवार ढाल का निर्माण करने वाली थी, वो भाग करके चली जाती है जान बचाने के लिए, वो राजस्थान से दक्षिण तरफ, और फिर वहीं वो रह जाते हैं लोग। वो 150 लोग उधर गए थे। अब उनके पास कोई और हुनर नहीं था काम करने का। वो लोहे का काम करते थे, तलवार बनाते थे, छुरी बनाते थे, ढाल बनाते थे। इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? इसका रेफरेंस गूगल में मिल सकता है। अच्छा, गूगल में शेष जातियों का इतिहास कहीं पढ़ेंगे, गढ़िया लोहार कोई लिखेगा तो आ जाएगा। अच्छा जी, गढ़िया लोहार जी, ये एक जाति है जो उसका ओरिजिन कैसे हुआ जी, आप गूगल करके देखें एक बार। और इससे हम ये समझ सकते हैं दर्शकों कि जाति का निर्माण कैसे हो जाता है। फिर क्या हुआ आगे? तो वे लोग लोहा लोगों से मांगे और लोहा मांग करके उसको गलाते थे, और उस लोहे का आप तलवार तो बेचेंगे नहीं, तो कुदाल, फावड़ा, हांसिया, जो आम लोगों में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको बनाते थे और बैलगाड़ी पर उसको रख करके बेचते थे। यानी आम तौर पर समाज में लुहार अपने घर पर वो कार्य करते हैं, वहीं पर रहते हैं, ये लोग गाड़ी पर लाद कर घूमते थे। अच्छा, तभी तो काम चूंकि इनका लोहे का था तो लोहार, और गाड़ी से घूम रहे थे तो नाम हो गया गढ़िया लोहार। अच्छा। अब धीरे धीरे एक नई जाति बन गई। वो संख्या उसकी देखेंगे छोटी है, कम है। तो इस तरह से जातियां निर्मित हो जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कभी कोई जाति बनाई जा सकती, ये संभव नहीं। आप देखिए, ये तो मैं कहता हूँ इट्स ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। या तो हम किसी चीज़ पे आदमी को स्टिक कर दें कि नहीं साहब, आप फलां रिलीजन के हो तो आप यही हो, फलां हो तो फलां ये हो। पर जहाँ जैसी सुविधा बनी, जहाँ पर जैसा नामकरण हुआ, या जहाँ पर कन्वीनियंट रहा भाषा में या लैंग्वेज में, किस तरीके से बुलाया जाए, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, वो एक तरीके से निर्मित हो गया। अब गढ़िया लोहार जैसा आपने बताया, भाई गाड़ी से भागे थे और गाड़ी से घूमते थे, गाड़ी से बेचते थे। अब वो कोई स्टिग्मा नहीं है, वो कोई एक ऐसा कोई वो नहीं है आपके कि अगर आपको कोई बुलाया जाए तो आपको मानना चाहिए। और मैं तो सभी से कहूँगा, एवरीवन शुड फील प्राइड ऑन हिज ओन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो चाहे रिलीजियस आइडेंटिटी हो, चाहे आपकी कास्ट आइडेंटिटी हो, आपको एक वो रखना चाहिए। उसमें कोई वो ऐसा फील करने वाली बात नहीं है डाउन। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है, प्राइड फील नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे आप में कैसे कर सकता है। जी, चलिए, ये तो हम लोग के पॉलिटिकल बात हुई। आजकल चूँकि राजनीति का मतलब कास्ट हो गया है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कास्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। एक बात आ गई। हाँ, एक बात और कहेंगे संतोष जी, मनुस्मृति को लेकर के। हाँ, क्या मनुस्मृति में कहीं पर्दा प्रथा लिखा है? मुझे नहीं मालूम, बताइए। और मनुस्मृति का वाहक होने का आरोप वर्तमान में ब्राह्मणों को कहा जा रहा है। हाँ, ये कहा जाता है। फिल्मी इंडस्ट्री में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा लड़कियां, महिलाएं किस जाति की हैं? क्या ब्राह्मणों ने मनुस्मृति जलाकर ये बदलाव किया है? जो लोग ब्राह्मणों पर मनुवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, ठीक वो लगाएं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो न तो किसी धर्म ग्रंथ में पर्दा प्रथा का जिक्र था, फिर भी सभी समाज ने अपना लिया। और यदि कहीं लिखा भी था तो बिना ग्रंथ को मिटाए ही पर्दा प्रथा से सब बाहर भी निकल रहे हैं बहुत तेजी से। मनुस्मृति में पर्दा प्रथा का, मनुस्मृति में पर्दा प्रथा नहीं है। अच्छा, क्योंकि उस समय भारत में पर्दा नहीं था। अच्छा, आज वर्तमान में मुझे लग रहा है शायद जो गजट नोटिफाइड कास्ट हैं जी 3000 से ज़्यादा हैं, 3000 के आसपास हैं जी। जबकि आप बता रहे मनुस्मृति में 35 या 37 जातियों का मुख्यतः उल्लेख है, जिसमें से भी आज 30 जातियां कहीं, उसमें भी कुछ वर्ण है, जैसे ब्राह्मण तो वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है। हाँ। बल्कि शायद एक और डिस्कशन था, आपसे कुछ दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो कि जो सवर्ण, जो डॉक्टर अंबेडकर का था सवर्ण और अवर्ण पर जी, तो उसमें भी ये सारे लोग शामिल थे जी। वो अछूतों को छोड़कर जिसको वो वर्ण से बाहर मानते थे। हाँ। ये उनकी मान्यता है। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का शोध वहां शायद सही निष्कर्ष पर नहीं है। आप देखिए कितना हमें शोध करना पड़ेगा, कितना गहराई से, कितने अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग कितनी बुक्स लिखी हैं आज तक, आपका कुछ अनुभव? नहीं, उन्होंने चाहे जो भी बुक्स लिखी, मैं ऐसे गिन नहीं सकता हूँ। बहुत सारी उनकी बुक्स हैं। इनहेलेशन ऑफ कास्ट है, अछूत कैसे बने, शूद्र कौन है, महार पे लिखा है, और उनकी बहुत सारी उनका
एक मतलब ही इज़ अ कंपेंडियम ऑफ, मतलब पूरा एक वो है। अच्छा, आपको अगर लगे कि आज की राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं और जो लोग मतलब डॉक्टर अंबेडकर की फ़िलॉसफी को अपनाना चाहते हैं, जी। उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी, आर्थिक न्याय, या राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी? किसे प्राथमिकता देनी चाहिए इन तीनों में? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर से आगे ले चलना है देश को। जो भी अंबेडकरवाद से आए उसको पहले यह तय करके आना चाहिए कि अब वो डॉक्टर अंबेडकर की अगली पीढ़ी बनकर अपने को पेश करे, न कि उनके पीछे का आकर के बैठे। डॉक्टर अंबेडकर किसका विरोध कर रहे हैं? जातिवाद का, जातीय दीवारों का। संभव है कि डॉक्टर अंबेडकर के समय पर समाज का जो रूप दिखा हो, आज तो वह रूप बदल गया होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं समाज नहीं बदलेगा, हम देख रहे हैं समाज बदल गया, यानी समाज आगे पीछे दोनों तरफ होता है। तो अब जब कोई अंबेडकर जी के ही कदमों पर आएगा, तो यदि वह यह मान कर चले या इसको देख ले कि नहीं, कुछ ऐसे निष्कर्ष थे डॉक्टर अंबेडकर के समय के जो उनके टाइम ऑफ लाइफ में, जो उनके जीवन का समय है, जितने में वो देखे अपनी आंखों से, उनको लगा कि बदलाव नहीं होता है, लेकिन बदलाव हुआ। बदलाव हुआ। जैसे कोई ऐसा वृक्ष हो जिसमें 100 साल पर फल आते हो, तो जो व्यक्ति अपने जीवन भर दिखेगा और उसी को किताब में लिखेगा तो यही लिखेगा कि इस वृक्ष में कोई फल नहीं आते। लेकिन अगर उसी के अध्ययन को आगे बढ़ाने वाला उस समय पर आया जब उसमें फल आ गए, तो उसे आलोचना ही नहीं करनी है, बल्कि उसको दुरुस्त कर देना है कि नहीं, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है। नहीं, चेंज देखिए, हर चीज का एक नियत समय है। तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय आए जब पूरा का पूरा अछूत वर्ग समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटा हुआ था, बहुत दूर था। तब यह कहा जा सकता था कि यह अछूत वर्ग है। आज हम लोग जिन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, जिसमें 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ के फ्लैट्स हैं, उसमें भी तो उस वर्ग से तमाम लोग रहते हैं। कौन सा ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें कोई पूछता है? सब लोग बुलाते हैं, वे लोग भी बुलाते हैं, शायद पता भी नहीं है। हम तो एक कल्पना करके कह रहे हैं, 1-2 लोगों को मैं जान रहा हूं इस नाते, कहीं कोई भेदभाव ही नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें जातिगत आधार पर की जा रही हैं, ये चीजें बढ़ जाएंगी। ये बढ़ रही है। पोस्ट 90s पॉलिटिकल, जब से रीजनल पार्टीज आई बहुत सारी, और ये पॉलिटिकल जिसको हम सो कॉल्ड अवेयरनेस बोलते हैं, उन्होंने हर कास्ट ने अपने अपने नैरेटिव्स लगाए, उनके एक लीडर बने जी। और उन्होंने अपनी अपनी रोटियां सेक ली। उनके 4 MLA बन गए, उनके 10 MLA बन गए अपने का, लेकिन उसका भला नहीं हुआ। खैर, आपने इतना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, 29 बुक्स लिखी हैं लॉ पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपको कैसे मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या एक मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट जागा, या कैसे आप मतलब इस फील्ड में आना हुआ आपका? यह मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना है। मैं बचपन से ही किसी बात को अपने हिसाब से, जितनी मेरी प्रज्ञा आज है या तब रही होगी, मैं तार्किक दृष्टिकोण से सोचता हूं और यथासंभव अपने लिए निष्पक्ष रहने की कोशिश करता हूं। मैं अगर किसी का पक्ष भी लेता हूं तो इसलिए क्योंकि पक्ष लेना ही उस समय का न्याय दिखाई देता, अन्यथा मेरा कोई अपना हित हो और मैं पक्ष ले लूं, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। और इसके लिए मैं ईश्वर का ऋणी हूं। तो बचपन में मैं जब कोई बात कहता था तो मेरे घर में कहा जाता था कि ये वकील जैसे बोलता है। अच्छा। और उसको सम्मानित भाव से बोला जाता था, व्यंग्य में नहीं, अच्छे में। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और जैसे कहीं कोई झगड़ा हो रही है तो मैं जब वहां बोल देता था तो लोग चुप हो जाते थे। तो वहीं से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिला कि मुझे वकील बनना है। अच्छा। और मैं सामाजिक समस्याओं को इस तरह से सोचता था, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से, कि जब मैं कानून का विद्यार्थी बना और कानून को पढ़ा तो मुझे कानून पढ़ने समझने के लिए अतिरिक्त दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि कानून में वही लिखा है जो लिखा जाना चाहिए, तो इस नाते मेरे लिए बहुत आसान हो गया। आजकल जब से क्लैट एग्जामिनेशन शुरू हुआ है जी, और बहुत सारी क्लैट की तैयारी कराने के लिए कोचिंग्स आई हैं और एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ी है, तो एक लॉ की पढ़ाई के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा है जी। तो ऐसे में क्लैट एग्ज़ाम देना या लॉ करके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं या जो
बच्चे हैं उसको अडॉप्ट कर सकते हो, अपने कैरियर को कर सकते हो। क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि आप अगर LLB कर लेते हो तो या तो आप प्रैक्टिस करोगे या आप जज बनोगे या वकील बनोगे। क्या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं और इसका क्या आगे आपने, चूँकि आप PCSJ के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको भी गाइड करते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं और आपके कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य है लॉ का भारतवर्ष में? देखिए, भारतवर्ष में ही नहीं, जब तक मानवता चलेगी तब तक न्याय की आवश्यकता रहेगी। मनुष्य के स्वभाव में सुकृतियां विकृतियां दोनों हैं और विकृति में एक दूसरे पर अन्याय करने का भाव है। न्याय की आवश्यकता हर समय रहेगी। इसलिए कानून का रूप चाहे कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। अब कब कितनी उपयोगिता रहेगी और कौन से कानून से वह तय किया जाता है, इसी आधार पर निर्धारित होगा कि आज का जो कानून का अध्ययन अध्यापन है वो उसके भविष्य में काम आएगा कि नहीं आएगा। इस समय खासकर जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ, तब से मनुष्य के अधिकारों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में थे, गांव में थे, तो हमारा रूप क्या था? हम किसी के बेटे हैं तो पिता पुत्र, पिता पुत्री का संबंध, पड़ोसी का संबंध। अगर हम खेत के मालिक हैं तो मजदूर मालिक का संबंध, मजदूर है तो मजदूर मालिक का संबंध। लेकिन इन सारी टेरिटरी में जितने भी रिलेशन थे सब लोग परिचित थे एक दूसरे के। मैं बात कर रहा हूं आज का जो औपचारिक लॉ का स्कोप है उस पर, तो उसमें सब लोग एक दूसरे के परिचित थे। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वहां भी होते थे, लेकिन क्योंकि सब लोग एक दूसरे के परिचित थे तो उस पर लिटिगेशन में नहीं जाते थे। आज हमारे जीवन का आयाम इतना बढ़ गया कि हमें प्रतिदिन 100-200 लोग जो अपरिचित हैं उनके बीच से होकर गुजरना होता है। और जब हम अपरिचितों के बीच से गुजरते हैं तो वहां जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वहां कोई ऐसा नहीं है जो आकर समझौता कराए, पंचायत कराए या कहे कि तुम अदालत क्यों जा रहे हो। यानी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे हम तब चिट्ठी लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, तब कहीं यूट्यूब पर तो नहीं कुछ बोलते थे, तो यूट्यूब पर बोलने से जो लिटिगेशन पैदा हो रहा है वो तब नहीं था। हाँ। आज हम ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं, कहीं से व्हीकल से जा रहे हैं, व्हीकल टकरा जा रहे हैं, तब हम पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे। तो एकाएक बहुत ज्यादा चीजें बढ़ी हैं। इसके अलावा कंज्यूमर हम बन गए हैं। पहले हम वही चीज खाते थे, पीते थे, पहनते थे जो हमारे घर में होता था या अड़ोस पड़ोस में होता था। तो कंज्यूमर राइट जैसा कोई राइट नहीं था। आज कंज्यूमर राइट बहुत बड़ा एक आयाम हो गया है। बच्चा घर में पैदा होता था, नीम हकीम की तरह दवा कर लेते थे, आज हॉस्पिटल है। तो जरा देखिए कि कितने सारे डायमेंशन। पैसा हम घर में रखते थे, आज बैंक है। तो अगर इस एंगल से देखा जाए, जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लॉ की बात कर रहे हैं और लॉ की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लेट एग्ज़ाम के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में LLB करते हैं, 5 ईयर का कोर्स है, या आप इंडिपेंडेंटली आप ग्रेजुएशन करने के बाद LLB कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लॉ का बड़ा स्कोप है जी। और चूँकि हर जगह आपको लीगल मैटर्स को डील करना पड़ेगा, तो आने वाले समय में अगर आप कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटली ये समझना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पर लॉ की डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है, और तभी आप उसके स्कोप को समझ पाएंगे। जी संतोष जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। लॉ स्टूडेंट्स का एक लॉ स्टूडेंट्स को सोचने का एक नज़रिया देने के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इसके स्कोप को उनको जानना चाहिए। जो कोई भी लॉ करना चाहता है, मैं उसको एक सूत्र दे रहा हूं समझने का। जी बताइए। कि वो कहीं भी खड़ा हो, ऐसी कोई जगह खोज कर बताए जहां लॉ अप्लाई न कर रहा हो। जैसे वो बैंक में गया तो वहां वो देखे कि वो जो पैसा जमा कर रहा है उस पर भी कानून है, जो एम्प्लॉइज है उनका अपॉइंटमेंट उस पर भी कानून, एम्प्लॉइज अगर गलत कर देंगे तो भी कानून, जो पैसा जमा करने गया निकालने गया वो कुछ गलत करेगा तो भी कानून, और बैंक के भीतर जो ज्यादा लोग हैं आपस में टकरा गए तो भी कानून। बैंक में लॉ वही है, वही अगर बैंक के भीतर कोई बीमार पड़ेगा डॉक्टर बाहर हैं, लेकिन लॉ वही है। लॉ हर जगह, लॉ हर जगह है।
कोई पुल बन रहा है, इंजीनियर साहब पुल बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री सीमेंट दे रही है, सरिया दे रही है, लेकिन वो जो सीमेंट सरिया बन रहा है वहां मजदूरों के साथ क्या अन्याय हुआ वहां से लगाए पुल के बनने तक, उसका बजट पास होने तक, पुल के चलने तक, पुल पर चलने तक हर समय कानून है। हर तरह कानून है। तो आप लोग अगर लॉ करना चाहते हैं तो ये देखें कि लॉ का जो कैनवास है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको समझ के करें। खाली ये नहीं कि हर बच्चा क्लैट दे रहा है तो हम भी क्लैट दे, आप समझिए उसको। मेरा कहना क्लैट के बारे में मैं एक स्पेशल बात कहूंगा। हाँ, क्लैट किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल ये ट्रेंड बन गया, क्योंकि होता क्या है कि जहां कहीं प्रवेश कि जहां कहीं एडमिशन कंपटीशन से होता है, हाँ, वहाँ तो लोग उसको एक प्रेस्टीज से जोड़ते हैं, या जहां ज्यादा फीस लगती है उसको लोग प्रेस्टीज से जोड़ देते हैं, और ये गलत है। हाँ, यह गलत कैसे है? पहले तो ये समझना होगा कि क्लैट इंस्टीट्यूट जो 2008 में स्थापित किए गए, 2008 में, वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टेब्लिश किए गए। जितने भी नेशनल लॉ कॉलेजेस स्टेब्लिश किए गए जी, वो इसलिए किए गए कि जो 1991 से प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसमें जो कंपनीज के जरिए एग्रीमेंट होता है, जैसे आज आप किसी बिल्डर के यहाँ कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री का कंटेंट पढ़िए, और हम आप जो आपस में कोई घर बेचते हैं उसका कंटेंट पढ़िए, बहुत का फर्क होता है जी, है ना। वहां एक यूनिफॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है और सब कुछ उस कंपनी के फेवर में लिखा जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, तो आजकल इतने सारे सेक्टर आ गए कि उनके लिए फॉर्मल एग्रीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे वकीलों की जरूरत। अच्छा, लॉ एक्सपर्ट्स की, वकीलों की नहीं, लॉ एक्सपर्ट्स की, जी, उस तरह के एक्सपर्ट की। उनको वकालत से कोई मतलब नहीं है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक नए कोर्स से पढ़कर आए टैलेंटेड यंग जनरेशन की जरूरत थी, उसके लिए वो बनाया गया है। अच्छा, वहां आपका जो समाज में चलने वाला लीगल कोर्स है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति जिसका ये एम है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो प्रैक्टिस करेगा, वो जाए राइट टू पेटेंट पर अगर अध्ययन कर लेगा तो क्या उसको मिलेगा? वो क्या कर पाएगा? और अगर सब लोग पेटेंट राइट पर ही पढ़ लेंगे तो ठीक है कि बहुत ऊंची बड़ी कीमती चीज है, लेकिन वहां कुछ ही एक लोगों के लिए स्कोप बचेगा। जैसे एक बच्चा था, तो मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो मैंने कहा बेटा क्या करोगे? तो बोली कि अंकल 12th के बाद क्लैट देना है। तो मैंने क्लैट क्यों देना है? बोले अंकल लॉ करना है नेशनल लॉ कॉलेज से। मैंने कहा लॉ करके क्या करोगे? बोले अंकल जॉब्स करूँगी। तो मैंने कहा जॉब किस चीज़ की करोगे? अंकल बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब है। मैंने कहा कॉर्पोरेट लॉयर बच्चा क्या करता है? बिग ब्लैंक। शी डिड नॉट हैव आंसर। जितना हम लोग पीयर ग्रुप में सुन लिया, बता दिया, वो हो गया, लेकिन आगे उसमें क्या कर सकते हैं? हमने कहा PCSJ, या आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, या कॉर्पोरेट लॉयर क्या करता है? तो बिग ब्लैंक। वहाँ से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा आपसे पूछा जी। तो जैसे अभी एक चीज़ और है, PCSJ का एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश में। तो पहले क्या होता था, आप अगर LLB हो, लॉ ग्रेजुएट हो, तो आप अपीयर हो सकते हो उसमें, लेकिन अभी उन्होंने शायद 3 साल की प्रैक्टिस को वो कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहे हैं, या देने के लिए उनको 3 साल वेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ और भी उन्होंने शामिल किया है। कोई कह रहा था कि कुछ नंबर ऑफ केसेस भी किए होने चाहिए, या सिंपली अगर वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं दे कैन अपीयर फॉर PCSJ। नहीं, अभी तो उन्होंने प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंट किया है। प्रैक्टिस के सबूत के तौर पर रूलिंग में क्या लिखा ये देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो PCSJ से जजेज बनते हैं, मैंने तो गाइड किया है जी, आप 20 वर्षों तक, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, जो अब तक का एग्जाम का पैटर्न था जी। और इसकी वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई करके तो वहां जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ में आता रियल लाइफ केसेस के बारे में। और इसलिए अगर मैं कह सकूं कि वहां उनको एडवोकेट्स अपने हिसाब से गाइड कर लेते हैं और हो जाते हैं, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। यह तथ्यात्मक रूप से सत्य बात है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं जान रहे हैं। तो वहां वो वकीलों के प्रैक्टिस का जो नॉलेज है उसके सामने अपने को नीचे पाते हैं, और इस नाते वो उनके हिसाब से फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसे आप सुनते होंगे कि
कोई जमानत का एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में गई, वहां से खारिज हुई, फिर वहां से खारिज होकर चली गई वो लोअर कोर्ट का मतलब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट या सीजीएम के कोर्ट में, फिर वहां से वो चली गई डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडिशनल जज के कोर्ट में, सेशन जज कहेंगे उसको, सेम डे में खारिज करवा के वहां पहुंचाया गया, फिर वो भेजी गई हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की इस पर रूलिंग पढ़ेंगे कि बेल ग्रांट न करने की जो टेंडेंसी है वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब किसी भी जज में ये नियम कहां से आ रहा है कि किसी का भी बेल नहीं ग्रांट करना है, बस हमारे सामने आया हम खारिज करेंगे ऊपर भेजेंगे। ये एक परंपरा चल रही है कानून में भी है कि साहब अब तो हाई कोर्ट से ही होगी जमानत। हाँ, यहां पर हमारे देश में वो धारा देखेंगे, बड़ी धारा बड़ी सजा, हम जमानत नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी सजा या 302 307 है तो हाई कोर्ट कहीं कोई रिटर्न वो है कि 300 वो हाई कहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, 302 के मामले में मैं बहुत चैलेंज देकर फिर यह बात कह रहा हूं, क्योंकि इस देश के तमाम जजों के पद पर इस देश के तमाम न्यायाधीश भी इस बात को नहीं जानते होंगे। मेरे सामने कई ऐसे जज लोग आए हैं। 302 के भी मामले में थानेदार भी जमानत मंजूर कर सकता है। आप ऑन कैमरा सीआरपीसी की धारा 337 उपधारा 1 उपधारा 2 अच्छा, ऑन कैमरा में कह रहा हूं। एक जनरल परसेप्शन है कि 302 307 के मामले अब तो हाई कोर्ट से ही। आप बताइए मिश्रा, आप बताइए संतोष जी कि अगर कहीं थानेदार को यह पता है कि ये एक्सीडेंट से मर गया व्यक्ति, लेकिन जो मर गया है उससे और उसके पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है और इसी नाते ये एफआईआर लिखवाने आ गया। एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, लेकिन वहां ये लोग नहीं लिखते और समाज में चला गया कि एफआईआर लिखे कि न लिखे ये दरोगा की पावर है, जबकि वो मैंडेटरी है। एफआईआर लिखना, एफआईआर सूचना झूठी है कि सच्ची रिपोर्ट में बताएंगे आप। ओके, सूचना लिखने से पहले नहीं कह देंगे कि झूठी है, नहीं लिखेंगे। अब उसने सूचना लिख दी, लिखने के बाद गिरफ्तार करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वह थाने पर आ गया या मान लेते हैं कि ऐसा लगा कि नहीं इसको गिरफ्तार करके ही लाया जाना चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति है, लेकिन जब वो सामने आया और थानेदार के सामने यह सबूत आ रहा है, वहीं पर सबूत तो खैर वो नहीं देखेगा, लेकिन तथ्यों को देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये तो यहां था ही नहीं, इसका नाम बिल्कुल फाल्स है, तो उसको पूरी पावर है कि वो वहीं बॉन्ड पर उसको रिलीज करे, उस बॉन्ड को वो भेजे मजिस्ट्रेट के पास, एफआईआर की सूचना मजिस्ट्रेट के पास भेजे और कारण लिखते हुए ही बॉन्ड जारी कर सकता है। अच्छा, मैं सीआरपीसी की धारा बोल रहा हूं, बीएनएस की धारा मुझे भी याद नहीं है। सीआरपीसी धारा 437 के खंड 5 में उसको कारण लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल जो जुडिशरी पर जब भी कोई डिस्कशन होता है तो बहुत सारे पॉइंट सामने आते हैं। आपके समय में आपके हिसाब से मतलब जो बिगेस्ट स्ट्रक्चरल चैलेंज है जो आज हमारी जुडिशरी फेस कर रही है, क्या है? पेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी या प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़? पारदर्शिता, पेंडेंसी या प्रक्रियाओं की जटिलता? जुडिशरी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फेस कर रही है, किस चीज़ को? देखिए, जुडिशरी के चैलेंज को कारणों से हम देखने से पहले कुछ परिस्थितियों को देखते हैं जो शाश्वत हैं, जो रहेंगी, उनको बगल में रख लें, फिर कारणों पर चर्चा कर लेंगे। न्यायपालिका न्याय का काम करती है, जो दो लोगों के बीच तय करने का कार्य होता है और दोनों ही पूरी तरह से तत्पर होते हैं कि उनके पक्ष में फैसला आ जाए। अब वह फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है यह उनको पता ही होता है कि न्याय कहां है, मोटे मोटे तौर पर। तो जहां पूरी तरह से झूठ है वो प्रयास क्या करेंगे कि न्यायपालिका रुकी रहे, कार्य न हो या यहां सिस्टम बिगड़ा रहे। तो न्यायपालिका में जो खराब कुछ दिख रहा है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर वे लोग होते हैं जो अन्याय करके अपने लिए न्याय की मांग करते हैं या अपने खिलाफ न्याय नहीं होने देना चाहते हैं, और वो कौन होगा यह निश्चित नहीं किया जा सकता। एक तो यह है। इसी तरह से दूसरा कि देश में जो मुकदमे होते हैं वह एक व्यक्ति बनाम दूसरे व्यक्ति से ज्यादा एक व्यक्ति बनाम सरकार पर होते हैं। तो यहां सरकार का पूरा सिस्टम ही अपने पक्ष में न्यायपालिका से निर्णय पाने के लिए तत्पर रहता है। वही अधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट के कुर्सी पर बैठा है, किसी
दूसरे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट से हम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर जा रहा है, वो अपॉइंट नहीं कर रहा है, वेतन रिलीज नहीं कर रहा है, कंटेम्प्ट का नोटिस देना पड़ता है, तब जाके वो जांच करते हैं, किसी तरह से बहाना लेते हैं। व्यक्तिगत जब बात होती है, हाँ हम तो कर देते हैं, लेकिन सरकारी दबाव है, उनकी है जिम्मेदारी है। तो न्यायपालिका में जो गलत हो रहा है उसके लिए ये दोनों चीजें भी बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। अब हम आते हैं इसके मूल कारण पर। ये मैंने दो वो कारण बताया जिधर जनता नहीं देख पाती। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10 वर्ग मीटर सफाई कर सकता है और उसको हम 2000 वर्ग मीटर की सफाई की जिम्मेदारी दे दें, तो क्या उस पर हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि उसने 10 वर्ग मीटर भी साफ किया कि नहीं किया? वो एक झाड़ू यहां मारेगा, एक वहां मारेगा, एक वहां मारेगा, नहीं मारेगा, बोलेगा इधर नहीं उधर किए थे, एक झाड़ू इधर मारे थे, ऐसे कर देगा वो। या कर भी देगा तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप 200 वर्ग मीटर की सफाई की जिम्मेदारी उसको दे रखे हैं, आपकी संतुष्टि तो 200 वर्ग मीटर की है। इस समय अभी मेरे पॉकेट में मोबाइल है, आप किसी भी दिन की कॉज ऑफ लिस्ट उठाकर देखिए, और मैं जनता से चाहूंगा कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट उठाकर देखिए। एक एक जज के सामने, एक चाहे सिंगल जज बेंच हो या डबल जज बेंच हो, एक एक दिन में 300-300 मुकदमे देखने होते हैं। भी तो क्या रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है? अभी हम उस पर आ रहे हैं। पहले लोग, हुआ क्या है कि ये भूल गए हैं लोग कि समाज में जो अन्याय करके बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि जुडिशरी ऐसे ही बैठी रहे, या सरकार में जो कोई भी होगा वो भी चाहता है कि उसके खिलाफ न्याय न हो जाए। तो ये दोनों तो जुडिशरी के गलतियों के लिए जुडिशरी पर ही ठीकरा फोड़ेंगे और सुधार करने में साथ नहीं देंगे। तो जनता को तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि जुडिशरी भारत के लोगों से नहीं बनी है। जैसे भारत के लोग नेता हैं, भारत के लोग चिकित्सक हैं, भारत के लोग, अब टीटी चलता है ट्रेन में, मैं किसी एक टीटी के लिए नहीं कह रहा हूं, सीट नहीं मिलने पर वो क्या करता है? सीट देता है ना, वो सीट कैसे मिलती है? तो उसी भारत के लोग न्यायपालिका में भी है। लेकिन हम जब इसके सुधार पर बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये कि एक समय पर हम लोग देखते थे संतोष जी कि हर रेलवे बजट में 200-300 रेलवे की घोषणा होती थी। हाँ, रेल की घोषणा होती थी। हाँ, 200-300 ट्रेन नई चलाई जाएंगी, हर रूट पे हो जाती थी। खूब ट्रेंड था। वो किस प्लेटफॉर्म पर रुकेंगी, किस ट्रैक पर चलेंगी, इसका कोई बंदोबस्त नहीं होता था। परिणाम क्या होता था कि जो ट्रेन प्रतिदिन चलनी होती थी वो 3 दिन के लेट पर चलती थी। आज भी शायद यही हो रहा होगा। अब इसी तरह से आपने एक अधिनियम बना दिया, कोई भी अधिनियम, हम SC/ST एक्ट का उदाहरण ले लें। SC/ST एक्ट आपने बना करके बहुत सारी एक्टिविटीज को लीगल कोर्स में ला दिया। अब वो जो लीगल कोर्स बढ़ गया, लिटिगेशन बढ़ा, मुकदमेबाजी बढ़ी जी, तो उसको डील करने के लिए कोर्ट कौन सी है? आपने कहा स्पेशल कोर्ट। क्या उसकी स्पेशल भर्ती हुई? जी नहीं। जो नॉर्मल कोर्स में जजेज हैं, इन्हीं में से 4 के पीठ पर लिख दिया गया स्पेशल कोर्ट। तो जो नॉर्मल कोर्ट थी वो कम हो गई। आपने पॉक्सो बनाया। तो ऐसे ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इस देश में बना हुआ है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में लिखा हुआ कि एक प्रोबेशन ऑफिसर होगा जो कहीं भी सूचना जहां मिलेगी कि समाज में डाउरी का लेन देन हो रहा, वहां जाकर पूछेगा। और इस देश में प्रोबेशन ऑफिसर हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत हैं। अच्छा। और मेरी निजी जानकारी में है कि वे लोग खुद दहेज लेकर शादी किए हैं। तो अब जरा सोचिए कि इसमें बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में, सबसे पहले है एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेज। पर्याप्त संख्या में जब तक जजेज की भर्ती नहीं होगी, एक दिन में 20 या 10 मुकदमे से ज्यादा निर्धारित करने के लिए मत दिया। एक दिन में किसी भी जज पर 10 मुकदमे, 20 मुकदमे से ज्यादा मत दीजिए। मतलब पेंडेंसी का मेजर रीजन ये है कि अंडर जी। और एक बात और बता दें, हाँ, जुडिशरी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, हम ये देखते हैं कि देखिए किसी भी दुर्व्यवस्था का बेनिफिशियरी कौन है। जुडिशरी अगर नहीं काम कर पा रही है तो इसका बेनिफिशियरी जज नहीं है। वह जज हो सकता है जो अयोग्य हो लेकिन पद पर बैठ गया हो, और अभी इसकी संख्या काफी कम है। इसका बेनिफिशियरी मोस्टली जो लोग अन्याय समाज में करते हैं, जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, चलने दीजिए 50 साल मुकदमा, या जो लोग अपने पीछे जनता को घुमाना चाहते हैं, नेता। नहीं तो देखिए, ये तो फैक्ट है कि ये 2 वे सिस्टम है कि एक जगह जुडिशियल सिस्टम है, एक जगह वो लोग हैं जो कि लॉ
के साथ काम कर रहे हैं, लॉ के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम तो सुधारना जुडिशरी का अपना खुद का सिस्टम है कि कैसे पेंडेंसी कम हो, कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटीज को हम कम कर सकते हैं। नहीं, जुडिशरी की स्थापना के लिए बजट कौन एलोकेट करेगा? सरकार ही करेगी। उनका पूरा बजट जो है सरकार एलोकेट करेगी। नई अदालतों की स्थापना करना, उसकी बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए एम्प्लॉइज की रिक्रूट करना, ये सब एग्जीक्यूटिव का काम है। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहता हूं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। रिक्रूटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, उस पर आएंगे, वो एक दूसरा सवाल है। वो दूसरा सवाल जी, और वो बहुत ही अलग है। अभी हम जुडिशरी पर जो बात कर रहे हैं उसमें एक सवाल हम करके जवाब देना चाहेंगे। हम सुनते हैं मुख्यमंत्री दरबार। ये मुख्यमंत्री दरबार जो लगते हैं, उन दरबारों में किसको आने की अनुमति होती है? फरियादियों को। बिल्कुल। तो जिस किसी राज्य में मुख्यमंत्री दरबार लग रहे हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तो ठीक है कि वो अपना दरवाजा खोल कर रखे हैं कि उनके तक भी लोग आ सकते हैं। लेकिन दूसरे, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस राज्य में नीचे के स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए लोग मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं जिसका काम न्याय करने का है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलिए, मुख्यमंत्री लोग बहुत अच्छे हैं, दरबार लगाकर बैठ रहे हैं। दरबार शब्द तो गलत है, लेकिन जनता दर्शन कह दीजिए, जो भी कह दीजिए। ये जब निराकरण करते हैं तो करते क्या है? किसी की जमीन पर कब्जा है तो ये वहां के अधिकारी को फोन कर देंगे। ये कौन सा न्याय का तरीका है? इस पर एक कमीशन बैठाएं, जांच करे कि आखिर नीचे न्याय हो क्यों नहीं रहा है। उसका कोई उपाय नहीं। इसका लाभ कौन लेता है? हर थाने पर, हर छोटे लेवल पर एक वहां जो थोड़ा लड़ाकू आदमी होता है, वो सबको अपने पीछे करता है, उनसे वो पैसे लेता है, उनका वो काम करता है। या जैसे कोई ताकतवर किसी जमीन पर कब्जा कर लिया तो वो कहेगा, देखो हम तो कब्जा कर लिए हैं और हमको हटाने में तुम इस जमीन से ज्यादा खर्च करोगे, और हम तो इस जमीन में फसल उगा के ही तुम्हारे से लड़ने का पैसा जुटा लेंगे। सिस्टम काम कर नहीं रहा है। क्या ये सूचना नेताओं को नहीं है? देखिए, ये लोग अगर जुडिशियल सिस्टम के साथ साथ पुलिस सिस्टम को भी सही करते। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। हम लोग लखनऊ शहर में रहते हैं। लखनऊ शहर में जब सड़कें बनाई गई होंगी तो सड़कों के बीच में जो कट बने हुए हैं, चौराहों पर जो चारों तरफ घूमने का रास्ता खुला हुआ है, वह तो एक प्रॉपर डिजाइन हुआ होगा ना। लेकिन आप कहीं चले जाइए, हर जगह उसको बैरिकेड कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि प्रॉपर संख्या में पुलिस नहीं है। जब पुलिस की भर्ती ही नहीं है उतनी संख्या में जितनी होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? लोगों के अधिकारों को काटिल करके चला रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और है, मैं कभी सोचता हूँ कि जब भी कोई रोड पे गड्ढा है, पुल गिर गया जी, तो आप ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्ट कर देते हो जी, लेकिन उस अधिकारी को जिसने उस पुल को पास किया, जिसने उसका पेमेंट किया, आपने क्वालिटी इंश्योरेंस क्यों नहीं की? क्वालिटी एश्योरेंस किए बिना आप पेमेंट रिलीज़ कर रहे हो। हम सब क्या नहीं जानते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है? उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर की फिक्स नहीं है। सेम जो आप कह रहे हैं केसेस में, गवर्नमेंट केसेस बहुत हैं। एक अधिकारी ने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया, इसीलिए वहाँ के जो दूसरे कर्मचारी थे उनको कोर्ट जाना पड़ा, चाहे वो सेंट्रल कैट में जाए या किसी अन्य कोर्ट में जाए, स्टेट सेट में जाए। वहाँ पर जाके पता चलता है कि उसके जो रियल अधिकार थे वो उसको नहीं मिले, उसका इंक्रीमेंट लगना था नहीं हुआ, पेंशन बेनिफिट थे वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहाँ का जो ऑफिसर था, एडमिन का इंचार्ज था, उसने प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फाइनली क्या हुआ, मैं देखता हूँ, मैंने भी 23 ईयर्स ऑफ द सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस की है, कि 90% केसेस में गवर्नमेंट अपने केसेस हारती है। वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर था, जिसकी वजह से कितना बड़ा रिसोर्सेज का लॉस हुआ, उस अधिकार, अगर एडमिन अपना सही काम करता तो एक दूसरे कर्मचारी को जो कोर्ट में गया था, जिस ऑफिस में उसने 20 साल काम किया, उसको वो लाभ नहीं मिल रहे हैं, उसको कोर्ट से जाके वो लाभ लेना पड़ रहा है। और एक दूसरा बड़ा अधिकारी है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रप्शंस हुए और गवर्नमेंट उसमें पैसा भी खर्च कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स भी जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जिसको अपनी जो सैलरी दे रहा था, जिसको ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करनी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने जूनियर के जो हित हैं, जो लीगल हित हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की, उसको देने की, उसने ना दिया, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऐसे मल्टीपल केसेस देखे मैंने, कि मैंने खुद लीगल सेक्शन को डील किया है अपने गवर्नमेंट टेन्योर में, और मैंने देखा कि 70, 90, 80% केसेज हम लोग हार जाते हैं। मैक्सिमम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी बाहर जाए। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं लैप्सेज रहते हैं, तो उस लैप्सेज के लिए जो ऑफिसर दोषी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, रादर देन बेनिफिट दे के फिर खत्म करो, अपना काम आगे करो। तो इस पे कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो अभी आपने कहा ना कि अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हाँ, यानी होने का प्रोविजन तो है ना? हाँ, तो नहीं हो, हाँ बिल्कुल। तो अब आपने जो कहा कि उस पर होना चाहिए, बनना चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्यवस्था बनी है। implement- दरअसल जब उसको और गहराई से देखा जाएगा, हाँ, तो जो वो अधिकारी गलत कर रहा है 10% तो वह खुद गलत कर रहा है, लेकिन 90% उससे गलत करवाया जा रहा है। मेरा अपना खुद का आर्गुमेंट किया गया एक फैसला है, पुनीता धवन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पुनीता धवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का है। उस महिला के पिताजी की मृत्यु होती है 2009 में, और 2012 में उनके पति भी, उस महिला के पिता की मृत्यु हो जाती है, सर उस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, फिर पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब वो एक विधवा आश्रित बेटी है। इस बात के लिए कि पिता के जगह पर उनको नौकरी दी जाए मृतक आश्रित के तौर पर, वो डिपार्टमेंट में BSNL में अप्लाई करती हैं। यहां से वहां उनको सारे अधिकारी घुमा रहे हैं। जब हमने वकील से पूछा जो उस डिपार्टमेंट के थे, तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है कि भर्ती BSNL में नहीं हो रही है, और BSNL में ही ये नौकरी पाएंगे। अब चूंकि ये कानूनन तो रोका नहीं गया कि भर्ती नहीं उसमें हो रही है, कानून से तो रोका नहीं गया, तो अधिकारी को एक मौखिक और लिखित टास्क है कि कोई भी कारण करके भर्ती नहीं करनी है। हाई कोर्ट, ये FR मुकदमा है, इसमें ये पब्लिश हुआ है, हाई कोर्ट की डबल बेंच से पब्लिश हुआ है ये मेरी बहस पर। इसमें हाई कोर्ट ने माना है कि विधवा आश्रित बेटी भी उतनी ही नौकरी की हकदार है जितना कोई और जबकि रूलिंग में लिखा हुआ है बेटी, डॉटर, उसके आगे कोई सफिक्स परफिक्स नहीं लगा है कि मैरिड या अनमैरिड या विडो, फिर भी सारी झगड़ा इस पर चलाई गई डिपार्टमेंट के द्वारा कि विडो डॉटर तो लिखा ही नहीं है। जो नहीं लिखा है वो कह रहे हो है नहीं, जबकि डॉटर जब लिखा है तो उसमें हर तरह की डॉटर आ गई, और सारे अधिकारी इसको इधर उधर घुमा रहे थे। हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर इसमें नजीर दी, लेकिन क्या हाई कोर्ट से मुकदमा जीत जाने पर उनको नौकरी मिल गई? सवाल यह है। वो कहेंगे कि ठीक है, आपको ये राइट है कि आपको कंसीडर किया जाए। अब जब 2010 से उन्होंने मुकदमा लड़ा और 2023 आ गया, 20 साल जब वो मुकदमा, 13 साल जब वो मुकदमा लड़ दी, तब अब कहा जाएगा कि आपको तब सोचा जाएगा जब कोई वैकेंसी रहेगी। इतने दिन क्यों उलझाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बिना लिखित है उसके अनुसार नौकरी पे अभी नहीं रखना है। और ये यही गवर्नमेंट नहीं, इसको कोई मोदी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर ना चले, सारी गवर्नमेंट से ही करती है। खैर, कानून एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके बड़े सेक्शंस हैं, और वो हैं इंटरेस्टिंग भी है। जो लोग लॉ को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं वो ये माइंड मेकअप करके चलें कि जब तक वो उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, तब तक उस फील्ड में, लॉ के फील्ड में सक्सेस या सक्सीड होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये तो जनरल पॉडकास्ट है, बट कुछ ना कुछ हम लोग पॉलिटिक्स से ज़रूर, राजनीति से ज़रूर कुछ ऐड ऑन करते हैं। जो आज के लोग आना चाह रहे हैं राजनीति में या जो राजनीति में हैं, उनको संविधान से संबंधित कौन सी मुख्य बातें हैं जो उनको आनी चाहिए या उनके कैरियर में ग्रोथ लाएंगी या उनको समझना चाहिए शॉर्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर हर व्यक्ति जो राजनीति में है उसको आनी चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए मतदाता जोड़ना है। ये सबसे पहला और व्यवहारिक टास्क है। आइडियल तो मैं बहुत सारा बता सकता हूँ, लेकिन व्यवहारिक तो यही है। अब अगर कोई नया आना चाह रहा है तो उससे मेरी यही अपेक्षा होगी कि वह किसी सांप्रदायिक आधार पर, और सांप्रदायिक जब मैं कह रहा हूं तो केवल धार्मिक भेदभाव का आधार ही सांप्रदायिक नहीं है, जातीय भेदभाव भी उतना ही सांप्रदायिक माना गया है डिक्शनरी के अनुसार जितना धार्मिक है। तो लोगों को बांट कर वोट जुटाने, सेंसिटिव बातों के आधार पर वोट जुटाने की बजाय सबसे पहला काम तो कोई ऐसा प्रयास करे कि जो भारत के संविधान में बंधुता शब्द लिखा है
उसके मर्म को खुद समझें, जनता को समझाएं और जनता को तैयार करें। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि बस कुर्ता पहन लिए और कुर्सी पर बैठने की सोच लिए। अगर एक्सक्लूसिवली हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको उसको जानना चाहिए यूजुअली? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अच्छा, जो सरकार का सबसे प्रमुख कार्य है। शेष कार्य तो सिस्टम का है, लेकिन जो सरकार में बैठ रहा है उसका सबसे बड़ा कार्य है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखने का। वो नीति निर्देशक तत्व को देखे। जैसे धन का अत्यधिक संकेंद्रण न हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जो पीछे छूट गए उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए योजनाएं चलाई जाए, पर्यावरण को सुधारा जाए, जितनी समस्याएं हैं सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों से मैंने जब बात की, बहुत सारे उनका कहना है बड़ा क्लिष्ट होता है, समझ में नहीं आता है, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, क्या पढ़ने का सही तरीका हो सकता है? कि मोटा मोटा उनको ये आइडिया, खाली जब अगली बार वो विधानसभा या संसद में जाएं तो खाली संविधान की रक्षा की दुहाई ना दें, बल्कि वो संविधान को समझें भी। मैं तो कहता हूं कि अगर नेताओं के लिए सवाल है आपका, हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले वो जिस पद पर चुने जाने के लिए जनता में जा रहे हैं, हाँ, केवल उतना पढ़ें कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, जैसे अगर वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ही पढ़ लें, हाँ, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई जाति या धर्म के आधार पर चुनाव में वोट नहीं मांगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन जी 1951, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डेराइव करके लिखा गया है। अच्छा, या अगर मौलिक अधिकार को देखेंगे, हाँ, तो जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो उनको वहीं पर दिखाई दे जाएगा, जो कोई भी नेता जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा हो, और वो चाहे जितना संविधान लहरा ले, वो वास्तव में संविधान के साथ नहीं है। तो आने वाले समय में जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं या संविधान को अपना आदर्श मानते हैं या संविधान को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है? संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है, हम भारत के लोग इससे जुड़े रहेंगे तभी संविधान चलेगा। यह हर किसी को सोचना है, चाहे वह एकल व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या कोई राजनीतिक दल हो। जब तक हम इस रूप में नहीं सोचेंगे और किसी भी अगर जन्म आधारित भेदभाव की सोच से हम ग्रस्त हो करके लोगों को बांटते रहेंगे, तो यह संविधान के खिलाफ हम है। चाहे भले हम संविधान की किताब हाथ में लिए रहें, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति जो इस आधार पर भेदभाव कर रहा है, वो संविधान का शत्रु है। चलिए, बहुत बहुत आपसे थॉट एनरिचमेंट हुआ, काफ़ी इंसाइट्स मिली कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ उसके संबंध में, लॉ के संबंध में, लॉ एज ए कैरियर कैसे बिल्टअप किया जाता है इसके संबंध में। और हमारा प्रयास रहेगा आपको जल्दी फिर से हम लोग एक डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चैनल पे। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसकी गहराई को समझें, और चूँकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही कोई लोकतंत्र चलता है, उसको समझें। लॉ में क्या क्या गहराई है उसको समझें। अगर आप लॉ एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कितना गहरा है, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं उसको समझें। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप भारत के संविधान को पढ़ें, भारत का संविधान कैसे बना, इसकी मूल आत्मा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके, प्रियम्बल क्या कहती है। प्रियम्बल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो कहते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, तब आप समझ पाएंगे कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसे बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन को किन लोगों का सहयोग रहा है, किन लोगों का एफर्ट्स रहे हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें। पंकज जी हमारे साथ आए, इनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। आगे भी हम ऐसे ही प्रोग्राम्स, ऐसे ही गेस्ट को बुलाना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ पॉपअप करें, आपका थॉट एनरिचमेंट हो एंड आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो। इट इज़ नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट बट इट्स अ वैल्यू एडिशन। थैंक यू वेरी मच।